Welcome to Zamin Academy of Free Lectures of Class 9 Chemistry. I am your instructor Miriam, and today we are discussing about important short question of chapter first, that is Fundamentals of Chemistry. हम यहाँ चंद इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत इंपॉर्टेंट है। ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पास पेपर से लिए हैं जो कि चैप्टर फर्स्ट में से रिपीट हो चुके हैं और उसको हम अब फर्दर एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको वो 13 शॉर्ट क्वेश्चन बता देती हूँ जो कि मैंने पास पेपर से लिए हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे हम सिर्फ उनकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। उसके बाद एलिमेंट आ जाता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिलेटिव एटॉमिक मास, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस का जो डिफरेंस है, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट की डेफिनेशंस, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, आइंस, केटाइन, इनाइन, इन तीनों की डेफिनेशन भी आ सकती है और केटाइन और इनाइन का डिफरेंस भी आ सकता है, वाइल फ्री रेडिकल की डेफिनेशंस। और जो 11वां शॉर्ट क्वेश्चन है वो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फार्मूला, इनमें से किसी का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं लेकिन मोस्टली डेफिनेशंस ही आती हैं। मोल की डेफिनेशन आ सकती है, इसका हमसे वो एवोगैड्रो नंबर के मुतालिक भी पूछ सकते हैं और जो लास्ट है वो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के मुतालिक है। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे कि केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है और साइंस की ये कौन सी ब्रांच है, इसमें क्या चीज़ स्टडी की जाती है। ये ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शन ऑफ मैटर। साइंस की वो ब्रांच है जिसमें मैटर का हम कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके रिएक्शन को डिस्कस करते हैं कि किस चीज़ से ये कंपोज हुआ है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और किस किस चीज़ के साथ ये रिएक्ट करता है। ये सारा कुछ हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। इसकी यहाँ पे जो जो ब्रांचेस डिस्कस की गई हैं 9th में के सिलेबस के अंदर, तो हम वो उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो ब्रांच डिस्कस की गई है यहाँ पे वो फिज़िकल केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर हम रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि मैटर की कंपोजिशन क्या है और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो गई, जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह हो गया ऑफ द मैटर अलॉन्ग विद द चेंज इन दैम, और इनमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। इन सब चीज़ों को हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर हम उन कोवलेंट कंपाउंड को डिस्कस करते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन और या उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है इसमें वो तमाम एलिमेंट और कंपाउंड को डिस्कस किया जाता है एक्सेप्ट दोज जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ हम कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को डिस्कस करेंगे जिनको कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उन तमाम एलिमेंट और कंपाउंड को डिस्कस करेंगे जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से नहीं बने हुए होते। उसके बाद जो अगली इसकी ब्रांच आ जाती है वो बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं या जो भी केमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं उनकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सब्सटेंस पाया जाता है, फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद जो इसकी ब्रांच आ जाती है वो आ जाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स कंपाउंड ऑन द कमर्शियल स्केल के ऊपर कंपाउंड की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको डिस्कस करते हैं हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। बहुत से हम केमिकल कंपाउंड डेली लाइफ यानी लेबॉर्ट्री वगैरह में सिंथेसाइज भी किए जाते हैं और नेचुरली भी पाए जाते हैं, तो कमर्शियल स्केल के ऊपर इनको किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है इस चीज़ को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। वाइल न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस और प्रॉपर्टीज़ वगैरह को डिस्कस करते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल पाए जाते हैं तो उनकी फर्दर हाफ लाइफ, ये सब कुछ हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर ही डिस्कस करते हैं। जबकि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए गए हैं एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंट, और उसी इन्वायरमेंट के ऊपर इंसानी सरगर्मियों का क्या असर होता है, इस चीज़ को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। जबकि जो लास्ट ब्रांच है यहाँ पे वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल्स टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, हमें एक सैंपल दिया जाता है और उसमें हमें ये कहा जाता है कि इसमें से हम ये चीज़ डिटरमाइन करें कि कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर ये सैंपल बना हुआ है, तो उसके हम एनालाइज करते हैं उस सैंपल को और उसके अंदर सेपरेशन करते हैं उन कंपोनेंट्स के जो पाए जाते हैं। इस सब चीज़ों को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। ये थी टोटल केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि 9th के सिलेबस के अंदर डिस्कस की गई है, जो शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से निहायत इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड शार्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एलिमेंट।
एलिमेंट की डेफिनेशन हमने यहाँ बतानी है। सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स having same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemicals mean। यहाँ ये कहते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसके सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हो, उसका सेम एटॉमिक नंबर हो और वो डिकम्पोज बिल्कुल भी सिंपल सब्सटेंसेस में ना हो सके। यानी सबसे स्मॉलेस्ट हमें ऐसा कोई सब्सटेंस लेना है जो दोबारा डिकम्पोज ना हो सके बाय ऑर्डिनरी केमिकल्स मीन, कोई भी केमिकल्स मीन चूज़ करके हम उसको दोबारा तोड़ ना सकें, उसका एटॉमिक नंबर भी सेम हो, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हो। टोटल 118 एलिमेंट जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं उनमें 92 आर नेचुरली अकरिंग, उनमें 92 ऐसे हैं जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। टोटल 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। उसके बाद जो थर्ड चार्ट क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज़ फिजिकल और केमिकल्स का दरमियान डिफरेंस का है। यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इससे मुराद ये होता है एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट से मुतालिक जो भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जैसा कि कलर हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, ये सब चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ गई जाती हैं। सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये ज़्यादातर कंसर्न होती हैं कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन से एटम पाए गए हैं, कितनी मिकदार में पाए गए हैं, किस तरह से केमिकली बॉन्डेड हैं, ये सब चीज़ें कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस में आ जाती हैं और ये चीज़ें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेम देते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल मीन्स इट्स कंपोजिशन चेंज, उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जब भी कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर चला जाता है तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। मतलब अगर हम दो एलिमेंट को साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, तो उससे जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी कंपोजिशन बिल्कुल टोटली चेंज होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है हमें डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो उसके नतीजे में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती हैं। यहीं अगर एग्जांपल हम लें कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं उससे हमें न्यू एक कंपाउंड मिलता है जिसे हम वाटर कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन नेचर गैस है, वाइल वाटर जो है इन नेचर ये लिक्विड है, उसकी कंपोजिशन टोटली चेंज हो जाती है इसमें। चौथा जो चार्ट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। एवरी मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी किसी एलिमेंट के एटम का एवरेज मास को जब हम कार्बन 12 के आइसोटोप यानी कार्बन का जो वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 12 है उसके 1/12 पार्ट यानी मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप यानी उसके 12वां हिस्से के साथ जब हम कंपेयर करते हैं उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। यानी किसी भी एलिमेंट का कोई एटम है उसके एवरेज मास को जब हम कार्बन 12 आइसोटोप के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। इसका यूनिट AMU है और इसको एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है और 1 AMU इज इक्वल होता है 1.66 का 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। ये शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। होमोजीनियस वो मिक्सचर होता है जिसमें कंपोनेंट की यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट, मतलब पूरे मिक्सचर के अंदर उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहे, जैसा कि एयर हो गया, गैसोलीन वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। अगर हम आइसक्रीम की बात करें तो ये तो नहीं कहते ना कि उसके ऊपर वाले हिस्से में मीठा ज़्यादा है, नीचे वाले में कम है, नहीं, इक्वली होता है, तो उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है। वाइल अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें, कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती बल्कि चेंज होती रहती है, जैसा कि सोयल, रॉक्स और वुड वगैरह हो गया, तो इनकी कंसनट्रेशन हर जगह पर सेम नहीं होती, कहीं पर चेंज होती है, कहीं पर चेंज होती है। जहाँ के ऊपर है वो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला को हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं, वाइल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम पाए जाते हैं उनकी सबसे सिंपलेस्ट रेशियो जो होती है उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। जबकि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है स्लीका और ग्लूकोज की। स्लीका का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है SiO2। इसकी मज़ीद इससे सिंपलेस्ट कोई फॉर्म अचीव नहीं हो सकती, लिहाजा इसकी सिंपलेस्ट रेशियो होगी 1:2। वाइल ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो है C6H12O6। इसको हम इसकी सिंपलेस्ट रेशियो हमें मिल सकती है जो कि होगी CH2O, इसकी CH2 सिंपलेस्ट रेशियो आ जाती है। लिहाजा हम एम्पेरिकल फार्मूला का जो रेशियो लिखेंगे इसमें कार्बन की रेशियो 1 है, हाइड्रोजन की 2 है, वाइल ऑक्सीजन की 1 है। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड
मालिकुलर फार्मूला ड्राइव फ्रॉम द एम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ ये कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पाए जाते हैं, किसी एलिमेंट के एक्चुअल नंबर मतलब टोटल जितने भी एटम पाए जाते हैं उन सबको लिखा जाता है मालिकुलर फार्मूला के अंदर, वाले एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर उसके सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो को लिखा जाता है। मालिकुलर फार्मूला ड्राइव्ड होता है हमेशा एम्पेरिकल फार्मूला से। मालिकुलर फार्मूला यहाँ पे दिया गया है एम्पेरिकल फार्मूला इंटू एन, होल की एन इधर भी लिख सकते हैं या इनको एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला लिखें तब भी ठीक है। यहाँ पे इनने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिनमें से एक ग्लूकोज और दूसरी बेंजीन की एग्जांपल है। बेंजीन का जो मालिकुलर फार्मूला होता है वो C6H6 होता है, वाइल इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH होल के 6। मतलब इसकी सिंपलेस्ट रेशियो ये अचीव होती है कि ये अगर हम इसे 6 हिस्सों में तकसीम करें तो इसका छठा हिस्सा जो होगा ये होगा, मतलब कि 6 कार्बन है तो इसमें से एक कार्बन और एक 6 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला CH ही बचता है। और यहाँ पे जो 6 है ये नंबर ऑफ एटम्स है, कितने पाए गए हैं। मतलब मालिकुलर फार्मूला हम इस तरह से ड्राइव करते हैं, जब हम इस नंबर ऑफ एटम को दोबारा उस एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मालिकुलर फार्मूला ऑब्टेन्ड होता है। और दूसरी ग्लूकोज की एग्जांपल है C6H12 वो 6, इसकी सिंपलेस्ट रेशियो बनती है CH2O होल 6 while n इज द नंबर ऑफ एटम्स टोटल। थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फार्मूला यूनिट। सिंपलेस्ट यूनिट टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज फार्मूला यूनिट। किसी भी आयोनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम स्मॉलेस्ट यूनिट या सिंपलेस्ट यूनिट जिसे बोलते हैं उसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस एज प्रेजेंट इन द आयोनिक कंपाउंड। किसी क्वेश्चन है यहाँ पे वो मालिकुलर मास और फार्मूला मास के दरमियान डिफरेंस है। मालिकुलर मास सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मालिक्यूल ऑफ ए मालिकुलर सब्सटेंस। कोई भी मालिकुलर सब्सटेंस है उसके एक मालिक्यूल के अंदर जितने भी एटम पाए गए हैं उनके मासेस के सम को हम मोलर मास बोलते हैं। वाइल इसका जैसे कि एग्जांपल देगी है क्लोरीन की, वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ये तमाम मालिक्यूल्स हैं और इनके अंदर जितने भी एटम पाए गए हैं उन एटम के एटॉमिक मास के सम को हम मोलर मास कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे वाटर दिया गया है, अगर हम इसकी बात करें तो ये H2O का मजमूआ है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है क्योंकि 2 एटम है, लिहाजा यहाँ पे 2 हम इसका एटॉमिक मास लिखेंगे। साथ में कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो टोटल जाकर 18 AMU बनता है जो कि मोलर मास ऑफ वाटर है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का 12 एटॉमिक मास है, 2 ऑक्सीजन है, 2 × 16 करेंगे ये 32 हो जाएगा और साथ में 12 प्लस करेंगे जो कि कार्बन का एटॉमिक मास है, तो टोटल जाके ये 44 AMU बनता है। इसे हम कहते हैं किसी भी मालिक्यूल के अंदर जितने भी एटम मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस के सम को हम मोलर मास बोलते हैं। अगर हम फार्मूला मास की बात करें ये भी इसी तरह से है, लेकिन फ़र्क है सिर्फ फार्मूला यूनिट की। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एक फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटम पाए गए हैं उन तमाम एटम के एटॉमिक मास के सम को हम फार्मूला मास कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई हैं NaCl और CaCO3 की। NaCl का फार्मूला मास बनता है 58.5 AMU, वाइल कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है 100 AMU। यहाँ पे हमारे पास सोडियम मौजूद है, सोडियम क्योंकि यहाँ पे 11 इसका एटॉमिक नंबर है और 23 इसका एटॉमिक मास है। वाइल क्लोरीन पाई गई है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, वाइल एटॉमिक मास 35.5 है। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो इसके नतीजे में जो फार्मूला मास बनता है वो 58.5 बनता है। वाइल अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, वाइल ऑक्सीजन का 3 × 16 करेंगे तो टोटल जाके ये हमारे पास 100 AMU फार्मूला मास बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन है वो है आयंस की डेफिनेशन, केटायंस की और एनायंस का डिफरेंस भी है, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। सो एटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट। कोई भी एटम का ऐसा ग्रुप या फिर कोई एटम जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो उसको हम आयंस कहते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर किसी एटम या आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया गया है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, तो उसको हम केटाइन बोलते हैं। और उस चार्ज केटाइन उस वक्त बनता है व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। उस पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम केटाइन बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है
हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो H पॉजिटिव स्टेट में आ जाता है, जिसको प्रोटॉन भी कहा जाता है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन देता है और वो केटाइन बन जाता है। इसी तरह सोडियम भी जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो केटाइन बन जाता है Na पॉजिटिव, और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है और स्टेबल बन जाता है। और एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम उस वक्त इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, जो कि यहाँ पे दिया गया है, नेगेटिव चार्ज कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, उसको हम एनाइन बोलते हैं। एनाइन बनता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम है या उसका ग्रुप ऑफ एटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो उस वक्त जो उन पे चार्ज आ जाएगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ को हम एनाइन बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्लोरीन की दी गई है। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एनाइन बोलते हैं। क्योंकि क्लोरीन के खुद एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है और ये मोस्ट स्टेबल स्टेट में चला जाता है। और इसी तरह ऑक्सीजन भी, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल या शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और CO-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है वो फ्री रेडिकल्स के मुतालिक। एटम और ग्रुप ऑफ एटम पोसेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोसेस करता है या मुश्तमिल है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसको एक्सप्रेस किया जाता है अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है उसके ऊपर जब हम डॉट लगा देते हैं तो उसको फ्री रेडिकल बोला जाता है। जैसा कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, H3C हो गया। ये जनरेट किस तरह से होता है? ये होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम व्हेन दे ऑब्जर्व हीट एंड लाइट। जब कोई भी 2 एटम है वो हीट या लाइट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनके दरमियान एक होमोलाइटिक ब्रेकेज होती है, तो उसके नतीजे में बनने वाला जो एटम और मॉलिक्यूल जो एटम होता है तो उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। जैसा कि ऊपर एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे Cl एंड Cl, जैसा कि क्लोरीन का मालिक्यूल है, 2 Cl के मालिक्यूल है। जब इनके दरमियान होमोलाइटिक ब्रेकेज होती है तो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एक इस क्लोरीन की तरफ चला जाता है, एक इस क्लोरीन की तरफ चला जाता है, जिसके नतीजे में फ्री रेडिकल 2 बनते हैं, जिसका जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज़ है जो कि फ्री रेडिकल है, क्योंकि कोई भी एटम या मालिक्यूल होते हैं उसका मेन फोकस होता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो क्योंकि इनके दरमियान इनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, लिहाजा ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं और अपना ऑक्टेट, इनके पास इतनी टेंडेंसी होती है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें क्योंकि दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करके। अब इसके एग्जांपल्स में आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन की गैस जो है, जब इसकी होमोलाइट सनलाइट इसके अंदर उसके ऊपर पड़ती है या जिस सनलाइट को जब ऑब्जर्व करती है तो उनके दरमियान होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, जिसके नतीजे में 2 फ्री रेडिकल बनते हैं। अगर हम मीथेन की बात करें, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो उसके नतीजे में भी 2 फ्री रेडिकल बनते हैं। एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनता है और दूसरा मिथाइलिन जिसे बोला जाता है H3C फ्री रेडिकल, मिथाइलिन फ्री रेडिकल इसे बोला जाता है, ये बनता है। 2 फ्री रेडिकल इसके नतीजे में बनते हैं। अब जो हमारे पास 11वां शॉर्ट क्वेश्चन है वो ग्राम एटम, ग्राम मालिक्यूल और ग्राम फार्मूला के मुतालिक है कि इनके दरमियान आखिर क्या डिफरेंस होता है और इनके डेफिनेशन भी। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड एज ग्राम एटम। जब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राम एटम बोला जाता है। इसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं और इसको मोल भी कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है? 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 ग्राम होता है। जब इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन बन जाता है, जो कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। दूसरी एग्जांपल आ जाती है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है। जब उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन कहा जाता है और ये बराबर होता है 1 मोल ऑफ कार्बन के। अब ग्राम मालिक्यूल की बात करें तो मालिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड एज ग्राम मालिक्यूल। ग्राम एटम के अंदर किसी एटम के एटॉमिक मास को जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राम एटम बोला जाता है। लेकिन ग्राम मालिक्यूल में जब किसी कंपाउंड या एलिमेंट के मालिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको ग्राम मालिक्यूलर मास कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है 1 ग्राम मालिक्यूल्स ऑफ H2। H2 गैस का 1 ग्राम मालिक्यूल्स 2 ग्राम के इक्वल है और ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल्स के भी इक्वल है।
जब भी हाइड्रोजन, क्योंकि हमें पता है 1 उसका एटॉमिक मास होता है 1.008 ग्राम, जब हाइड्रोजन गैस है इसका 2 ग्राम मतलब इसका मालिक्यूलर मास है, जब इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। इसी तरह वाटर का मालिक्यूल है, जब इसके एटॉमिक या मालिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि 18 ग्राम यहाँ पे लिखा गया है, तो उसको 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ वाटर बोला जाता है। और यहाँ पर H2SO4 एज अ कंपाउंड मौजूद है, जब इसके मालिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 98 है, तो उसको हम 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2SO4 कहते हैं। और ये सब कुछ 1 मोल के इक्वल होता है। किसी भी मालिक्यूल का मालिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राम मालिक्यूल भी बोला जाता है, ग्राम मालिक्यूलर मास भी बोला जाता है और 1 मोल भी बोला जाता है। ये सब कुछ 1 मोल के इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं ग्राम फार्मूला मास की। ग्राम फार्मूला मास जो होता है, इसमें फार्मूला मास किसी भी अयोनिक कंपाउंड को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स के अंदर तो उसको हम ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। इसको ग्राम फार्मूला भी बोला जाता है और इसको मोल भी बोला जाता है। जैसा कि एग्जांपल में बताया गया है 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl जो कि इक्वल है 58.5 ग्राम्स के, इसको 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है। और साथ में दूसरी एग्जांपल दी गई है कैल्शियम कार्बोनेट की जो कि 100 ग्राम्स के इक्वल है। इसका जो फार्मूला मास है इसको जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राम फार्मूला या ग्राम फार्मूला मास भी बोला जाता है और 1 ग्राम ऑफ CaCO3 के इक्वल होता है। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है वो है मोल्स के मुतालिक, व्हाट इज़ मोल्स। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हम बताएंगे और थोड़ी सी वजाहत भी करेंगे। मोल्स को केमिस्ट सेक्रेट यूनिट भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 का 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज मोल। कोई भी सब्सटेंस है जिसके अंदर 6.02 का 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए गए हैं, वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो फार्मूला यूनिट भी होते हैं, तो उस सब्सटेंस को हम मोल कहते हैं। ये लिंक करता है मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल और मास ऑफ सब्सटेंस के दरमियान एक लिंक जो मौजूद है उस लिंक को हम मोल कहते हैं। इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की अगर बात की जाए, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और ए फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड एज मोल। कोई भी एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला मास है, जब हम उससे किसी भी सब्सटेंस का जब उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उसको मोल कहा जाता है। जैसा कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन को जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राम में जो कि 12 ग्राम बनता है, वो 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल है। ये कार्बन का एटॉमिक मास है। जहाँ तक बात करें वाटर की, वो एक मालिक्यूल है तो उसका मालिक्यूलर मास होगा जो कि बनता है 18 ग्राम। जब हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं एज 18 ग्राम तो वो इक्वल होगा 1 मोल ऑफ वाटर के। इसी तरह अगर हम फार्मूला मास की बात करें, NaCl एक अयोनिक कंपाउंड है, उसका फार्मूला मास होता है, जब उस फार्मूला मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं जो कि 58.5 ग्राम है, तो वो 1 मोल ऑफ NaCl के इक्वल होता है। अगर हम इसके मतलब फार्मूला की बात करें कि नंबर ऑफ मोल्स किस चीज़ के इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल नाउन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास के इक्वल आता है। नाउन मास मतलब कोई भी हमें सब्सटेंस का मास दिया गया है, भाई कितना है, वो हम ऊपर इसके रखेंगे और नीचे उस सब्सटेंस का मोलर मास, जैसा कि हमें कार्बन का यहाँ पे बताया गया है। कार्बन का मोलर मास, एटॉमिक मास जो होता है 12 ग्राम होता है और वाटर का मालिक्यूलर मास जिसको मोलर मास भी बोला जा सकता है वो 18 ग्राम के ऊपर। अगर हम ये कहें कि 6 ग्राम वाटर के मौजूद हैं किसी भी सब्सटेंस के, आप बताएं उसके कितने मोल्स होंगे, तो हम 6 ग्राम ओवर 18 ग्राम करेंगे, उससे हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मालूम हो जाएंगे। ये था शॉर्ट क्वेश्चन और आज के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल केमिस्ट्री है वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। मैं स्टार्ट में 13 शॉर्ट क्वेश्चन कहे गए, लेकिन जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो टाइप ऑफ मालिक्यूल्स के मुतालिक है, वो इस चैप्टर में नहीं आ सकता क्योंकि मालिक्यूल की डेफिनेशन तो है इस चैप्टर में लेकिन टाइप ऑफ मालिक्यूल नहीं है, तो वो जिस चैप्टर में आएंगे उसी में डिस्क्राइब करेंगे। और आज की वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट।